बातें तो बहुत होती है रेरा के लिए, मगर लॉ एक ऐसी चीज है कि जो इवॉल्व होती है, हर दिन प्रतिदिन एक नया शेप लेती है। और जैसे डॉक्टर वसंत प्रभु से मैं अभी बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोविजन है कि जो दिन प्रतिदिन एक नई शिकंजे में आता जाएगा, हर रोज एक नया कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि ये कायदा बहुत सोच विचार के बनाया गया है। और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेट है कि जिसने उसको इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला पाउल रखा हुआ है। समझिए इसको। विनोद भाई ने आपको बताया कि प्रमोटर को क्या करना चाहिए, मगर ये ना भूलिएगा कि जब आप फ्लैट परचेस करने जाते हैं तो आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। प्रमोटर भी आपके सामने एक्शन ले सकते हैं यदि आप उसमें फेल हो जाए तो। सिर्फ प्रमोटर के ऊपर ही ये बात हो रही है, ऐसा नहीं है। ये कायदे में ये बात गलत होगी, ये कहना कि प्रमोटर के ऊपर ही बहुत डरे हुए हैं, और ये डरने की कोई जरूरत किसी को भी नहीं है। जो गलत करने वाला वो डेफिनेटली डरे, जो सही काम करने वाला है उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। मगर ये आज तक जो गलत चीजें होती रहती थी उसे स्टॉप करने के लिए बनाया गया कायदा है, उसे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। क्या क्या चीज हो सकती है और आपके सामने क्या क्या सुविधाएं रखी गई है इस कायदे में, ये मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, महाराष्ट्र रेरा के बारे में बताऊंगा। ये एक कॉरपोरेट बॉडी है, वो दावा भी कर सकती है, उसके ऊपर आप दावा भी कर सकते हैं। ये 3 मेंबर की अथॉरिटी है, जिसमें सेक्रेटरी साहब डॉक्टर वसंत प्रभु आपके सामने हैं, और 2 मेंबर्स ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और दे हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। आप सबको याद होगा, और ना याद हो तो आपको रिमाइंड करा दूं कि ये अथॉरिटी ने एक्ट करना शुरू कर दिया। एक एस्टेट एजेंट ने विदाउट परमिशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एडवर्टाइजमेंट शुरू किया और इमीडिएटली उसके ऊपर पेनल्टी लगा के काम शुरू कर दिया हुआ है। ये पहली अथॉरिटी है। आपको कभी कोई भी ग्रीवेंस रहे बिल्डर के सामने, प्रमोटर के सामने, या तो और कोई चीज, तो सबसे पहले आप जाएंगे रेरा अथॉरिटी के सामने। उसके ऑर्डर के बाद में आप जाएंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल में। मगर उसके साथ में कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट ये तय करने के लिए सिर्फ 4 सेक्शन के अंदर आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों, रेरा का ऑर्डर या तो एडजुडिकेटिंग का ऑर्डर, अथॉरिटी का ऑर्डर, ऑफिसर का ऑर्डर, उसको आप ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं 60 दिनों में। वो ट्रिब्यूनल है महाराष्ट्र रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद में और एक अथॉरिटी है जिसके सामने रेरा कंप्लेन करके उसको सजा करवाने के लिए जा सकती है, वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद में आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं, मगर उसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है कि वो सेकेंड अपील मानी जाएगी, माने कि ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वो ही जाएगा। फैक्ट्स के ऊपर जो भी चीज है वो ट्रिब्यूनल तक सीमित रह जाएगी। माने आपके फैक्ट्स के अंदर जो भी कुछ तय होना है वो रेरा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या ट्रिब्यूनल तक तय हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो हाई कोर्ट में आप अपील कर पाएंगे। एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आप नहीं अप्रोच कर पाते हैं, मगर एक और बॉडी अपॉइंट की गई है, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल। और आप सोचिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना सोच विचार करके उसमें कौन कौन मेंबर बनेंगे वो बनाया है। उसमें लेबरर्स के, जो कंस्ट्रक्शन में लेबरर्स काम करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी अंदर स्थान दिया गया है। एलओटी माने फ्लैट परचेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव को भी स्थान दिया गया है, प्रोमोटर्स को भी स्थान दिया गया है, बिल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी स्थान दिया गया है, एस्टेट एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव को भी स्थान दिया गया है, और एनजीओस को स्थान दिया गया है। तो सरकार बहुत परिमाण से इस चीज को डील कर रही है कि जिससे कि आम नागरिक को तकलीफ ना हो, और वो जो पैसा दे उसको जो प्रॉमिस दिया जाए वो प्रॉमिस पूरा किया जाए, उसके लिए ये एक्ट बना हुआ है। अभी हम रेरा के लिए देखेंगे कि कैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है रेरा में? एग्रीव्ड पर्सन कंप्लेन कर सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन माने यदि आप परचेजर हो तो प्रमोटर के सामने आप कंप्लेन कर सकते हो, या आप परचेजर हो मगर आपने एग्रीमेंट के अगेंस्ट कुछ काम किया हुआ हो तो प्रमोटर आपके ऊपर भी कंप्लेन कर सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी चीज रखी गई है। आम आदमी अकेला बिल्डर के सामने लड़ने से डरता है,
उसे मन में ऐसे लग रहा है कि मैं पैसे से नहीं पहुंच पाऊंगा, समय से नहीं पहुंच पाऊंगा और घबराता है अप्रोच करने से। उसे ये लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो डर के मारे अन्याय सहन कर लेता है। यहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है कि कोई भी आदमी ये कर सकता है। कौन? कि जो कंज्यूमर एसोसिएशन बनाए हुए हैं वो किसी एक आदमी का भी केस लेके कंप्लेन रेरा में कर सकता है। ये प्राविधान बहुत अलग तरीके का है। वो एक लोगों को साथ में आने की और वो साथ में आके कंज्यूमर एसोसिएशन उनको रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी एक नवी चीज खड़ी कर दी है। ये एसोसिएशन के कंज्यूमर एसोसिएशन ही होना चाहिए, कोई भी एसोसिएशन वहां पे नहीं जा पाएगा। किस चीज के लिए आप कंप्लेन करेंगे, इस पर गौर करें। आप किस चीज के लिए आप कंप्लेन करेंगे? सबसे पहले आपको पोजीशन टाइम में मिला नहीं है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको जो प्रॉमिस किया गया है एग्रीमेंट में वो एमिनिटी आपको नहीं मिली है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। या तो वो रजिस्ट्रेशन उनका जो वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर किया हुआ है प्रोजेक्ट वो सस्पेंड हो गया है, रिवोक हो गया है किसी गलती की वजह से बिल्डर की, या तो कुछ गलत काम करने की वजह से, तो भी आप उधर कंप्लेन कर सकते हैं। यदि वो रजिस्टर नहीं किया गया है टाइम में तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। एग्रीमेंट मॉडल एग्रीमेंट से अलग बनाया गया है कि जो आपके अगेंस्ट है तो अभी आप कंप्लेन कर सकते हैं। 10% पैसा डिपॉजिट लेना है तो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यदि ये प्राविधान नहीं कबूल किया गया है बिल्डर के, आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी बिल्डर डिफॉल्ट करता है, प्रमोटर डिफॉल्ट करता है तो उसकी लिस्ट रेरा वेबसाइट पे लगाएगी और हर क्वार्टर में बिल्डर को इंफॉर्मेशन अपडेट करता रहना चाहिए। नहीं करेगा तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी सैंक्शन प्लान के अगेंस्ट काम किया गया है आप कंप्लेन कर सकते हैं। कोई भी एडिशन ऑल्ट्रेशन, आपको कोई प्लान अलग दिखा रहे हैं और वहां पे काम कुछ अलग हो रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मगर 2/3 कंसेंट लेके काम एडिशन ऑल्ट्रेशन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मगर 2/3 कंसेंट के बिना, 2/3 परचेजर्स की कंसेंट के बिना यदि ये करेंगे आप कंप्लेन कर पाएंगे। आपने खरीद लिया फ्लैट, आपको कब्जा में मिल गया मगर उसमें डिफेक्ट मिल गई, 5 साल तक वो डिफेक्ट उसको करेक्ट करने की उसकी जिम्मेवारी है और वो 5 साल में वो डिफेक्ट नहीं करेंगे आप कंप्लेन कर पाते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी को बेच देना है, बिल्डर बहुत बार आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं और फिर थर्ड पार्टी को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बेच लेते हैं। वो रेरा की परमिशन के बिना यदि ऐसा कोई काम किया जिससे कि आपका अधिकार में कोई डिफरेंस हो गया आप कंप्लेन कर पाते हैं। प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस नहीं लिया गया है आप कंप्लेन कर पाएंगे। और डिफेक्टिव टाइटल कन्वेंस मिलने के बाद में आपको पता चला कि ये टाइटल डिफेक्टिव दिया गया है तो भी आप रेरा में कंप्लेन कर पाएंगे प्रमोटर के सामने। कोई भी एग्रीमेंट का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो कि जो कंप्लीट नहीं किया गया हो या उसमें कोई गलती की गई है तो आप कंप्लेन कर पाएंगे। और एक बात समझिए, एक्ट के अंदर बिल्डर के ऊपर जो भी जिम्मेवारी डाली गई है वो कंप्लीट करना ही है उसे, और नहीं किया आप रेरा में कंप्लेन कर पाएंगे। ये कंप्लेन करने की बात रही, उसको नोटिस दी जाएगी, आपको सुनवाई दी जाएगी और हो सके तो 60 दिन में ये सुनवाई कंप्लीट करनी, ये रेरा पे जवाबदारी डील दी गई। इसमें इंटरिम ऑर्डर देने की जिम्मेवारी है, पावर दिया गया है रेरा को। माने कि समझो कि आपने कंप्लेंट कर दी तो तुरंत आपको क्या रिलीफ मिल सकती है, आप क्या मांग सकते हो कि आज हमको ये चीज चाहिए, तो वो भी रेरा को पावर दिए गए हैं कि ऐसा कोई चीज की जो इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए, देखो ये गलत कर रहा है, ये कायदे के विरुद्ध कर रहा है, उसे आप स्टॉप करवाइए। तो रेरा के पास ये पावर है कि उसको नोटिस दिए बिना यदि उसको लगे कि आज ही हमको इंटरिम ऑर्डर देना है तो ये दे सकते हैं, बाद में नोटिस इश्यू हो जाएगी। ये पावर रेरा को दी गए हैं। ऐसी कोई बात हो कि गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन देना है या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माने कि लोकल गवर्नमेंट जो सैंक्शन करती है उसको भी डायरेक्शन देने का पावर रेरा को है। रेरा उसको डायरेक्शन दे सकती है। रेरा को ऐसे लगे कि हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स बुलाने हैं, किसी पार्टी को समन करना है, उसको उससे एविडेंस मंगाना है, एफिडेविट मंगानी है, वो पावर भी रेरा के पास है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ऑन इट्स ऑन। रेरा के पास एक पावर है कि यदि ऑर्डर करने के बाद रेरा को ये लगे 2 साल के अंदर कि हमारे से कोई गलती हो गई है, मिस्टेक्स अपरेंट ऑन द फैक्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड, तो 2 साल के अंदर वो मिस्टेक रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेरा ने इंटरेस्ट दिया, पेनल्टी दिया, कंपेंसेशन दिया, वो रिकवर कैसे करेंगे? इट विल बी रिकवर्ड एज एन एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, माने कि जो कोर्ट में डिक्री जैसे एग्जीक्यूट होती है वैसे रेरा का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। और ये सबसे बात है कि एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर के लिए
यदि वो माना नहीं जाता है, कोई भी आदमी जिसके सामने ऑर्डर हुआ है, तो उसके लिए बहुत पिनल प्रोविजन है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। रेरा के एक फंक्शन के ऊपर आपका ध्यान देना है। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम तो बहुत अच्छी तरह से लगाई गई है, मगर एक बात है, उसमें रेरा के पास पावर है जो अभी डॉक्टर वसंत प्रभु से मैं डिस्कस कर रहा था, कंसिलिएशन का पावर, सेटलमेंट करवाने का पावर भी रेरा के पास है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 150 एडवोकेटों के ट्रेन करके रखा है, मीडिएटर करके, कि जो ये बात में रेरा का हेल्प कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास ऐसे 150 एडवोकेट है एज ए मीडिएटर ट्रेन किए हुए हैं कि सेटलमेंट करवाने के लिए, जो अभी कोर्टों में, हर कोर्टों में मीडिएशन सेंटर चलता है, रेरा में भी एक सेंटर ऐसा होना चाहिए कि जो पहले लड़ाई के पहले सेटलमेंट की कोशिश करवाए, सेटलमेंट करवाने की कोशिश किए। दे आर ट्रेन्ड पीपल टू सेटल द थिंग्स। दूसरी बात है ग्रेडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। रेरा कोई भी प्रोजेक्ट को ग्रेड दे सकता है। ये ए ग्रेड का प्रोजेक्ट है, इसने सब चीज ठीक ढंग से की है। ये प्रोमोटर ए ग्रेड का है, इसने सब कंप्लाई किया हुआ है। ग्रेडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वो भी रेरा के पास पावर है। लिस्ट ऑफ डिफॉल्टर प्रोमोटर वो रेरा पब्लिश करेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये डिफॉल्टर हैं, ये प्रोमोटर, और ये गलत काम करते हैं। तो आपको पहले ही पता चल जाएगा यदि आप वेबसाइट देखेंगे कि कौन सा प्रोमोटर की क्या ग्रेडिंग है, क्या डिफॉल्ट करते हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रेरा के सामने है और उसके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, मगर उससे भी बेहतरीन स्टेप होगा जब भी हो जाएगा तो वो यूएसए के लेवल पे हम आ जाएंगे, वो है टाइटल गारंटी। रेरा को ये जवाबदारी दी गई है टाइटल गारंटी की कि यदि आपने एक बार कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली और आपको सर्टिफिकेट रेरा से मिल गया टाइटल गारंटी का, तो फिर कोई उसको चैलेंज कोई कोर्ट में भी नहीं कर सकता, अदरवाइज भी नहीं कर सकता। रेरा का फॉर्मेशन और ये कायदा का फॉर्मेशन है फॉर प्रमोशन ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर। इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, नो, इट इज फॉर प्रमोशन ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। सबका ग्रोथ हो, सबका विकास हो, और प्रोटेक्शन ऑफ द एलॉटीज, उसके लिए भी पूरी तरह से उसके अंदर प्रावधान रखे हुए हैं। अभी क्या पावर से रेरा के पेनल्टी इंपोज करेंगे, इंटरेस्ट इंपोज करेंगे, कंपटीशन कमीशन को भी डालेंगे। समझो कि कोई बिल्डर मोनोपोलाइज एक्टिविटी में जा रहा है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन करने का भी रेरा के पास पावर है कि ये बिल्डर गलत कर रहा है, उसके ऊपर ये स्टेप्स लिया जाए। और दूसरे स्टेट में, समझो कि कोई बिल्डर ने महाराष्ट्र स्टेट में कुछ गलत काम किया और रेरा के ध्यान में ये चीज आ गई, तो दूसरे स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में दूसरे रेरा बॉडीज को भी इंटीमेशन देंगे कि ये बिल्डर गलत कर रहा है हमारे स्टेट में, आपके यहां पे हो तो आपकी वेबसाइट पे रखो। ये भी रेरा के पास पावर है। ये रहा रेरा का पावर दोस्तों, वेरी स्वीपिंग पावर है। यदि इसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा तो गलत करने का वालों की खैर नहीं है। अभी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, उसके पास सिर्फ 4 टाइप की चीजें जाती हैं। वो है जब भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट में प्रोमोटर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसके पास में कॉम्पेंसेशन और इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहां से। दूसरा है सैंक्शन प्लान में काम करने में कुछ गलती कर दी कि सैंक्शन प्लान कुछ और बनाया गया और काम कुछ और किया गया, वो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा। आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं और वहां से इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। दूसरा है कि आपको पोजीशन टाइम में नहीं मिला गया और आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए विथ इंटरेस्ट एंड कॉम्पेंसेशन, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आप जा सकते हैं। और चौथा है कि आपको कोई एम्यूनिटी नहीं बराबर दी गई एग्रीमेंट के हिसाब से, या तो आपको एग्रीमेंट के हिसाब से सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए हैं प्रोमोटर ने, तो भी आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के पास जा सकते हैं। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स ने यह तय करना है, और वहां पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स का रोल आएगा। वो है कि ये प्रोमोटर ने गलत काम करके डिस्प्रोपोर्शनेट वे में कैसे गेन किया है, क्या चीज उसने गेन किए हैं, उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन उसके ऊपर लगाया जाएगा। तुम कुछ गलत करके पैसा कमाया है, वो पैसा सब छोड़ दो यहां पे, ये उसके पीछे का बेसिक प्रावधान। रेरा कंप्लेन करेगी, आप पर्सनली नहीं कर सकते हो, इंडिविजुअल प्राइवेट कंप्लेन नहीं कर रखा है, मगर रेरा कंप्लेन करके मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को कह सकती है कि ये प्रमोटर ने ये गलत किया है, उसके ऊपर आप इंप्रिजनमेंट का सेक्शन लगा के आगे बढ़िए, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इसके बाद में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और रेरा के बाद में आता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। 60 दिन में आपको अपील करनी है, कोई भी आदमी कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपील करेगी यदि उनको डायरेक्शन दिया गया है और वो मान्य नहीं है। सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कंप्लेन कर सकती है यदि उनको कोई डायरेक्शन दिया गया है, उनको मान्य नहीं है। कोई प्रमोटर भी अपने अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, उनको मान्य नहीं है, तो अपील कर सकते हैं। आप भी कोई अपील कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर मिला है
मगर आपको जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं है, आप भी अपील कर सकते हैं। वहां पे बेंच बैठेगी, एक जुडिशियल ऑफिसर होगा, एक टेक्निकल ऑफिसर होगा, और वो बेंच के सामने 60 दिन में हियरिंग खत्म करना वैसे अभी तक उनका रिकमेंडेशन है। वहां पर भी सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के लिए पहले अटेम्प्ट किया जाएगा, और वहां पे समन्स करना, डॉक्यूमेंट बुलाना, एविडेंस देना, कमिश्नर अपॉइंट करना, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए, ये सब पावर ट्रिब्यूनल के पास है। और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री मानी जाएगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए शेरिफ ऑफिस से आप काम कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, बैंक अकाउंट कर सकते हैं। और उसकी बाद में बेसिक चीज दो है कि ट्रिब्यूनल के पास जब हियरिंग चलती है तो इंटरिम ऑर्डर जब भी ट्रिब्यूनल देगी तो नोटिस देने के बाद ही देगी, सुनवाई करने के बाद ही देगी। जो रेरा के पास पावर था वो ट्रिब्यूनल के पास पावर नहीं है। ट्रिब्यूनल के पास सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो लागू नहीं पड़ती है। वहां पे वो अपने ऑन प्रोसीजर बनाएंगे, उनके पास रिविजनल पावर्स भी हैं, वो अपना ऑर्डर रिवीजन में भी ले जा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और राइट टू रिव्यू भी ट्रिब्यूनल को दिया गया है। ट्रिब्यूनल के बाद में सेकंड अपील हाई कोर्ट में जाती है, और वहां पे सिर्फ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का ऐसा जो प्रावधान है कि जो वहां पे नीचे सेटल नहीं हो पाया है या तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप उसे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट में उसके लिए सेपरेट बेंच बनाई जाएगी, ऐसे चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया हुआ है। वहां पे भी 60 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है, और वो 60 दिन में डिस्पोज ऑफ करेंगे, ऐसे अभी तक तो प्रॉमिस दिया गया है। मगर हाई कोर्ट में ही ज्यादा टाइम लगता है, वो हमारा सबका अनुभव है। अभी हो सकता है सेपरेट बेंच बनेगी, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। यदि ट्रिब्यूनल के सामने दो पार्टी ने सेटलमेंट में कंसेंट टर्म डाला हुआ है तो उसके सामने अपील नहीं हो सकती है, वो सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, वो ट्रिब्यूनल में वो मामला खत्म हो गया ऐसे माना जाएगा। और हाई कोर्ट के पास में जो भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा, दैट विल बी द सेटलमेंट ऑफ द लॉ ऑफ फॉर रेरा। दिस इज इवेल्युएशन ऑफ द लॉ, जो मैं पहले कह रहा था कि लॉ इज एन ऑर्गेनिक बॉडी, एवरी डे कुछ नई नई चीजें, नया डिमेंशन उसमें खड़ा होता है, वो था। अभी क्या क्या पेनल्टी और पनिशमेंट लगते हैं वो आप जरा गौर करें। कोई भी प्रमोटर वो सेक्शन 3 के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, जो जरूरी है, 31 जुलाई उसके लिए लास्ट दिन है। यदि वो रजिस्टर नहीं करता है तो उसको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसमें लैंड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, टैक्सेस सब कुछ अंदर आ जाता है, 10% ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कॉस्ट तक अप टू दैट उसको पेनल्टी लग सकती है। इन दी ऑल्टरनेटिव 3 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट भी लग सकता है। वो रेरा कंप्लेंट करेगी, मजिस्ट्रेट उसको उसके लिए लेंगे। दूसरा है फॉल्स इंफॉर्मेशन देना, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। दूसरा कोई भी एक्ट है, सेक्शन है जिसका वो नॉन कंप्लायंस करेगा प्रमोटर, तो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। आप कल्पना कीजिए, आज बंबई में कोई भी एक छोटा सा बिल्डिंग भी आप ले लेंगे तो 20 से 30 करोड़ तक तो उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट ऐसे ही चली जाती है। तो अभी आप सोचिए 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5% ऑफ द, ये डिटरेंट है। उसको गलत करने के लिए रोकने वाले प्रोविधान है कि आप गलत ना करो, कर लिया तो हम आपका कान पकड़ लेंगे, ऐसे प्रोविजन बने हुए। अभी एस्टेट एजेंटों के लिए भी एक प्रावधान है, पेनल्टी कैसे लगेगी यदि उन्होंने कुछ गलत फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया, गलत काम किया। जो अभी अभी रेरा ने जो ऑर्डर किया था 10,000 रुपीज पर डे उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी, और जो विच कैन गो अप टू 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। मगर डॉक्टर प्रभु ने मुझे बताया कि वो आदमी ने कबूल कर लिया कि मैंने गलती की थी, जिसके सामने ये ऑर्डर पास हुआ था, और उसने उसे कंप्लाई करने का प्रॉमिस कर दिया हुआ है। ऐसे ही होना है, जो भी प्रमोटर गलत करेगा उसे कंप्लाई करना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे गलत करने वाले कम होते जाएंगे, क्योंकि ये वेरी डिटरेंट पनिशमेंट है। दूसरी पेनल्टी है कि ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी के सामने जब भी आप काम नहीं करते, आपने अथॉरिटी ने ऑर्डर कर दिया, पेनल्टी लगाया, कॉम्पेंसेशन लगाया, इंटरेस्ट लगाया, और आपने उसे कंप्लाई नहीं किया, तो वो नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी के लिए भी 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आपके ऊपर लग सकता है। एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आपने कंप्लाई नहीं किया तो 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और 3 साल की जेल। ये सबके लिए प्राविधान है, जो भी जिसके सामने ऑर्डर हुआ और कंप्लाई नहीं किया वो, और फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ द रियल एस्टेट एजेंट % और डेली पेनल्टी लगेगी उसे। ट्रिब्यूनल के सामने एस्टेट एजेंट ने कंप्लाई नहीं किया ऑर्डर के सामने, उसे 1 साल की सजा और 10% ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट। अभी एक बात समझिए दोस्तों, अदर एक्शंस क्या क्या रेरा ले सकती है, या तो अथॉरिटीज ले सकती है। रिवोकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन या तो सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये भी पावर इनके पास है। दूसरा पावर है इनके पास में डिग्रेडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट,
जो प्रोजेक्ट को एक ग्रेड मिला है उसको डी ग्रेड कर देंगे, बोलेंगे नहीं अभी आपको डी ग्रेड में डाल रहे हैं हम, ए ग्रेड आपका नहीं है क्योंकि आपने कॉम्प्लाई नहीं किया गया है। दूसरी, अथॉरिटीज को दूसरे स्टेट में इंफॉर्मेशन करना। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए समझो कि कई बार ऐसे हो सकता है कि रेरा ऑर्डर करे या तो वो बिल्डर भाग जाए छोड़ के कि अभी मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो एक प्रावधान है कि एसोसिएशन ऑफ द फ्लैट परचेजर्स खुद बना सकते हैं उसको, तो उनको क्या क्या फैसिलिटी देंगी वो रेरा तय करेगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप चाहे तो आप कंप्लीट कर पाओगे। आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दिया गया है कि आप कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप दूसरी एजेंसियों से करवाओ तो ही दूसरी एजेंसी स्टेप लेगी, अदरवाइज आप खुद कर पाएंगे। यदि बिल्डर के ऊपर ऑर्डर हो गया कि आपको आगे नहीं बढ़ना है या तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसी वजह से आप परचेजर्स अपना एसोसिएशन बनाओ, आप डोर अपने हाथ में ले लो, आप बनाना शुरू करो। उसके लिए फैसिलिटी देनी वो रेरा के पावर में है। उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, टोटल फ्रीजिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, और वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से फाइनेंस आप ले सकते हैं। जो प्रावधान बिल्डरों के लिए था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियर के सर्टिफिकेट से पैसा बनाने के लिए विड्रॉ करना था, वही एसोसिएशन को भी मिलेगा वो पैसा, वही पैसे से आप बना पाओगे, आप लोग इकट्ठे होकर काम करना चाहो तो। और कोई भी डायरेक्शंस और प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द एलओटीज या तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी डायरेक्शन किसी को भी देना है, एक बात यहां समझ के रख, हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये प्रोमोटर के अगेंस्ट है। एक प्रोमोटर ने आज रेरा के सामने कंप्लेंट डाल दी, बोले कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी है उसका ये ऑफिसर हमें बहुत परेशान कर रहा है, सैंक्शन में जरूरी नहीं है फिर भी हमसे ये चीजें मांग रहा है, ये कंप्लेंट रेरा एंटरटेन कर पाएगी, ये प्रोविजन है अंदर। तो ये समझिए कि सिर्फ ये प्रोमोटर के अगेंस्ट ये एक्ट नहीं बना है, ये पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में सही करने वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना हुआ। अभी बात आती है सिविल कोर्ट का राइट तो पूरा ले लिया गया है, कुछ भी आपको करना हो तो आपको रेरा के सामने ही आना है। हाँ, अभी जो मैटर पेंडिंग है कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट में या तो अपार्टमेंट ओनरशिप में, वो चालू रहेंगे, मगर कंज्यूमर कोर्ट में जो पेंडिंग है वो आप यदि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास वो 4 प्रावधान में ले जा सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन कंज्यूमर कोर्ट को करनी है, वो आके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आप ले जा सकते हैं उसको। मोफा या तो महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट या अपार्टमेंट ओनरशिप फ्लैट एक्ट, ये चीज में से कौन सी चीजें जाएगी पे आपको गौर करना है कि यदि वो आप ले जा सकते हैं कि नहीं, कौन सा एक्ट लागू पड़ेगा। रेरा इज अ सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल एक्ट इज फार सुपीरियर बिकॉज इट वॉज इनेक्टेड इन 2016 एक्सेप्ट द डीम्ड कन्वेयंस इन महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट, ऑल द प्रोविजंस आर सुपर इम्पोजिंग एंड रेरा विल बी प्रिवेलिंग upon that. So any dispute, even if it is under Maharashtra Ownership Flat Act, you can certainly go to RERA for that, except the deemed conveyance part of it. Friends, ये जो प्रावधान वो एक सुवर्ण संधि मिली हुई है परचेजरों के लिए और प्रोमोटरों के लिए जो सही काम करना चाहते हैं। इसको लेना, इसके हिसाब से काम करना, इसको नजदीक जाके समझना, पूरी ताकत से आप एक मन में ठान लो कि हमें इसका फायदा लेना है। नमस्कार।